सभी दोस्तों का स्वागत है। लेट आज क्लास शुरू हुई है। मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, आप सभी को पता है, इसलिए हमने क्लास थोड़ी सी लेट शुरू की है। क्या पता कि आज भाई पहुंच जाओ यार क्लास लेने के लिए। लोग बेवकूफों की तरह फोन कर रहे हैं, क्लास के लिए आ गए हैं। चलिए भाई साहब, आज हम शुरू करते हैं अगले टॉपिक को। और हम पिछली क्लास में हमने उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अनुक्रिया, ऐसे तमाम टॉपिक्स को समझने का प्रयास किया था। अब हम पढ़ेंगे साथियों शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं। क्या है शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं? आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? आधारभूत का मतलब होता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, नहीं उनके बगैर काम नहीं चलेगा। आधारभूत जैसे नेट पास करने की आधारभूत आवश्यकता क्या है? नेट पास करने की आधारभूत आवश्यकता है कि एमए होना, एमए में आपकी 55% होना, ये आधारभूत आवश्यकता है। चलिए साथियों, पिछली क्लास में हमने समझ लिया था कि किस प्रकार से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया काम करती है और पहले गुरुकुल में कैसे गुरु और शिष्यों की ये परंपराएं काम किया करती थी। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के चर सॉरी इसीलिए क्लास लेट हुई थी। शिक्षण के चर क्या है? चर का मतलब एक प्रकार का स्तंभ, यानी अलग अलग पहलू हो सकते हैं शिक्षण में। एक पहलू टीचर है, एक पहलू पाठ्यक्रम है और एक पहलू छात्र है। हमारे घर में कितने चर हैं? हमारे माता पिता अपने आप में चर हैं, हमारे भाई बहन भी अपने आप में चर हैं। यानी कि जिसकी अलग आइडेंटिटी हो, जिसका एक अलग वजूद हो, वो सारे चर कहले जाते हैं। क्या कहते हैं उनको? सबको चर कहा जाता है। जूही गुप्ता, बेटा स्वागत है। आज आपकी पहली लाइव क्लास है। आज की क्लास मेरी लेट हो गई 20 मिनट। 20 मिनट नहीं, पूरा 30 मिनट ही लेट लगा लो, 27 मिनट लेट हो गई। स्वागत है बेटा। पर हुआ क्या कि मौसम बदल गया है और बदलते मौसम में मुझे गले में खराश हो गई। अब वो गले में खराश होने की वजह से ना वो खांसी आ जाती है, और थोड़ा मौसम बदल गया ना एकदम से, इसलिए। चलिए आइए एक एक चीज को समझो। तीन चर किसे कहते हैं? अब मैं आप लोगों से फिर से बोलना चाहूंगा, इस समय एक ज्यादा बच्चे नहीं देख रहे हैं। देखो, अगर किसी कारणवश क्लास नहीं हुई, एक बात, या फिर मैं क्लास में आ नहीं पाया हूं, देखो अभी भी वही फोन कर रहे होंगे, मैं एक बार उठा लेता हूं। हेलो, बताइए, गुड इवनिंग। आप ना बेटा, मेरी क्लास चल रही है तो मुझे 1 घंटे बाद कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, देखो क्या होता है कि मान लो कि कभी क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, या फिर क्लास में लेट हो गया आने में, या तो इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई न कोई तकनीकी समस्या है, तो उस समय क्या करते हैं, आप लोगों को सब्र तो होता नहीं है। आप 1000 लोग कॉल कर देते हैं एक साथ। जैसे कि लेट से आज 4 बजे से क्लास थी, तो मुझे, अब मैं कहीं से आ रहा था तो आने में थोड़ा विलंब हो गया, मतलब मैं, तबीयत सही नहीं थी तो थोड़ा इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए मुझे विलंब हो गया मुझे आते हुए। तो मेरे पास इतने फोन आ गए, इतने फोन आ गए, पूछो मत। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट कनेक्ट होने में, सेटअप करने में, इनमें भी कई बार समय लग जाता है। तो उस समय तुम फोन करते हो ना, तो वो ज्यादा दिक्कत करता है। फोन मत क्या करो। अगर कोई कारणवश क्लास नहीं भी हुई है ना, तो मैसेज जरूर मिल जाएगा आप लोगों के पास में, ठीक है? इतने उतावलापन से क्या है कि चीजें खराब हो जाती है। इस चीज का समझा करो आप, है ना? वेट कर रहे थे आप लोग, मैं मानता हूं, पर मेरी भी वो मैंने सुबह लिखा था ना, तबीयत सही नहीं है। आ जाओ, ये आगे से ध्यान रखना, क्योंकि देखो क्या है कि मैं अकेला व्यक्ति हूं और आप लोग मुझे फोन करते हो। अगर मान लो 500 बच्चों ने फोन कर दिया, या तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, या उठाऊंगा तो इतने फोन फोन कॉल्स को उठा नहीं पाऊंगा, उठाऊंगा तो बात नहीं कर पाऊंगा, समस्या होती है। शिक्षण के चर थोड़ा वेट किया करो। क्या क्या है? आंसर किया आगे, कितने कितने के क्या क्या सही हो रहे हैं बताओ? कितने लोगों के सही बन रहे हैं?
कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं? आंसर की बताओ आप लोग, आंसर करके आंसर की आंसर बताइए। शिक्षण के चर क्या है? एक है शिक्षक। देखो शिक्षक होता है ना, वो स्वतंत्र चर होता है। एक बात ध्यान से समझो कैसे। एक बात सुनो मेरी तरफ, इधर देखो। ओ भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, लुक एट मी, इधर देखो। अभी 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 इधर 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 देखो। क्या है कि शिक्षण की चर पढ़ रहे हैं हम लोग, कि शिक्षण कैसे होता है। शिक्षण मतलब टीचिंग। टीचिंग कैसे होती है? इसमें एक व्यक्ति होता है शिक्षक, टीचर, एक व्यक्ति होता है स्टूडेंट, और एक होता है पाठ्यक्रम। तीन चीजों के आधार पर पढ़ेंगे। अब यहां पे जो टीचर होता है ना, उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती, वह स्वतंत्र होता है अपने आप में। कैसे होता है आइए इसको समझ लेते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है। शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व क्या होता है? शिक्षक ही होता है। शिक्षक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। विद्यार्थियों को उनके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। देखो आपका शिक्षण उद्देश्य क्या है? मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का शिक्षण उद्देश्य क्या है। बताओ मुझे, आप लोगों का शिक्षण उद्देश्य क्या है? क्या है आप लोगों का शिक्षण उद्देश्य? बताइए कमेंट करके। आप लोगों का शिक्षण उद्देश्य जेआरएफ करना, सबने सही लिखा है। टीचर यानी मैं यहां पर एक स्वतंत्र चर हूं। मैं कैसे हेल्प कर रहा हूं आपकी? मैं कर रहा हूं, इसमें टीचर की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आपके यहां पर शिक्षक नहीं है तो आपके लक्ष्य आपका पूरा करने में आपको समस्या हो जाएगी। मालती मैं आपका कमेंट को पढ़ूंगा। ओके, विद्यार्थियों को उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होता है। यानी आपका जो उद्देश्य है ना, उसको प्राप्त करवाने में मैं सहायता करूंगा। सर मैंने पेपर 1 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, बिना पढ़े हुए बिना कुछ तैयारी एग्जाम दिया था, 50 में से 20 क्वेश्चन सही है मेरे। अब जून में 2024 पूरी तैयारी करूं ताकि 40 अबव हो जाए। बिल्कुल मालती, हो जाएंगे, चिंता ना करो। मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके आइए, विद्यार्थियों को उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में मैं क्या करता हूं? आप लोगों की सहायता करता हूं। अब है साथियों विद्यार्थी परतंत्र चर। देखो शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र है। विद्यार्थी क्या है? परतंत्र है। परतंत्र का मतलब होता है जहां पर उसकी ज्यादा मर्जी नहीं चलती हो। ज्यादा मर्जी यानी किसी के अधीन हो, उसे कहते हैं परतंत्र। शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। विद्यार्थी, शिक्षक वह पाठ्यक्रम के बीच सेतु का काम करता है। विद्यार्थी क्या करता है? ये पाठ्यक्रम है और यह शिक्षक। ये सेतु का काम कौन करता है? यह छात्र। ये छात्र क्या करता है? यहां पर इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब है साथियों पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर। विद्यार्थियों क्या पढ़ना है और क्या सीखना है, इन सभी बातों का निर्धारण पाठ्यक्रम से होता है। विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। अब देखो एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। तीन चीजें हैं। विद्यार्थी जो अपने आप में परतंत्र चर हैं, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, और पाठ्यक्रम क्या है? एक हस्तक्षेप चर यहां पर माना गया है। ओके, तो इस प्रकार से यहां पर इन चरों को रखा गया है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। चलिए एक बार इनको पढ़ लीजिए आप कि अगर कोई समस्या है क्या। यानी इन आधार पर ही हम किसी चीज को पढ़ सकते हैं। यानी टीचिंग जिसे कहते हैं, शिक्षण। देखो अधिगम एक अलग चीज है, शिक्षण एक अलग चीज है। अधिगम में कोई इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अधिगम के लिए ना टीचर की जरूरत है, ना सिलेबस की जरूरत है। अधिगम में, अधिगम तो हमको किसी भी रूप में हो सकता है। यहां पर बात हो रही है शिक्षण की, टीचिंग की। तो टीचिंग के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है।
आइए अब हम अगली चीज को समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये सारी चीजें आपको समझ लग गई हैं? पहले की क्लास के नोट्स बना लिए हैं, पीडीएफ चाहिए? हाँ, वैसे पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं पुराने बैच के, बट मैं फिर भी नए तरीके के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए अब देखो, यहां पर कुछ चीजें हमको जानना जरूरी है। हमको कुछ विद्वानों के नाम रखना भी जरूरी है। एक विद्वान है जिनका नाम है स्मिथ, और एक विद्वान है जिसका नाम है बर्टन। सबसे पहले स्मिथ क्या कहते हैं इस चीज को समझते हैं। शिक्षा के देखो ये कथन हो सकते हैं, ये कथन आए कथन, ये कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है। एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण, ध्यान रहे। शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, ध्यान रहे। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। इस बात को तो कौन ने कहा? स्मिथ ने कहा। लेकिन इसका ताऊ है बटलर। बर्टन कहते हैं कि शिक्षण के अंतर्गत कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। अब वो बिंदु क्या है, उन चीज को समझते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं, शिक्षा प्रभावशाली होगी। शिक्षण और अधिगम अगर मिल जाए ना, तो शिक्षण क्या होगा? प्रभावशाली हो जाएगा। अच्छा, अधिगम का मतलब जानते ही हैं, किसी चीज को सीखना, किसी चीज को लर्न करना, जानना, समझना। पर अधिगम केवल स्कूल जाने से, केवल कॉलेज जाने से, किसी के सिखा देने मात्र से नहीं होता है। इनसे तो होता ही होता है। इसके अलावा अधिगम क्या होता है? हर उस चीज से जहां से हम सीख सकते हैं। मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपको दर्द का एहसास हुआ, अधिगम हो गया। मैंने आपको जोर से थप्पड़ मारा, आपकी गलती का एहसास हो गया, अधिगम हो गया। मैंने आपको जोर से धमका दिया, आपको अधिगम। अधिगम एक प्रक्रिया है जो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। मैंने कितनी बार कहा कि स्कूल कॉलेज जाने से अधिगम नहीं होता है। अधिगम के बहुत सारे बहाने, और हम जीवन के अंतिम क्षण तक अधिगम को प्राप्त करते रहते हैं। तो अधिगम एक अलग चीज होगी, अधिगम एक अलग चीज है। शिक्षण में अलग चीज है। शिक्षण में पाठ्यक्रम है, शिक्षण में छात्र है, शिक्षण में शिक्षक है। यानी तीन चीजें, यानी कि अधिक शिक्षण प्लस अधिगम अगर मिलते हैं, यानी कि आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद में चीजों को सीखा, तो इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा क्या है? प्रभावशाली है। जैसे मैं आप मिलकर इस समय पढ़ रहे हैं, यानी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको अधिगम प्राप्त हो रहा है। इस क्लास के बाद देता हूं। पगलेटी पगलेटी, ठीक है ठीक है। शिक्षण अधिगम यानी शिक्षा प्रभावशाली होगी। इससे क्या हो गया? क्या हो गया? शिक्षा प्रभावशाली होगी। सर ऑनलाइन लर्निंग और शिक्षण स्टडी होती है क्या? सर अधिगम लर्निंग और शिक्षण स्टडी, अधिगम लर्निंग और शिक्षण स्टडी होता है। हाँ, अधिगम तो लर्निंग है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अधिगम तो लर्निंग है ही इसमें, और शिक्षण क्या है? स्टडी होता है। शिक्षण में एक चीज नहीं होती है। स्टडी का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने से भी तो अधिगम प्राप्त कर रहे हो ना। शिक्षण में कई चीजें लगती हैं, जैसे मैं, टीचर, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षण में तीन चीजें जरूरी हैं, शिक्षण, छात्र और पाठ्यक्रम, यानी तीन चीजें जरूरी है शिक्षण में। इनसे शिक्षण प्राप्त होगा, और शिक्षण प्राप्त होने से आपको अधिगम होगा। जैसे मैं, आप और पाठ्यक्रम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, और हम सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। तीन चीज मिल रही है तो हमको अधिगम प्राप्त हो रहा है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ पा रहे हैं। और अगर हम इस तरीके से पढ़कर टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रभावशाली शिक्षण हम कर रहे हैं, यानी हम प्रभावशाली चीजों को सीख रहे हैं। क्लियर ये लाइन? आगे चलते हैं। शिक्षण से उद्देश्य प्रक्रिया, इस बात को मैं 1000 बार कह चुका हूं कि शिक्षण उद्देश्य के साथ की जाती है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना, आपका उद्देश्य है जेआरएफ करना। जेआरएफ कर लोगे, अच्छी फेलोशिप मिलेगी, प्रोफेसर बन जाओगे, मोटा माल कमाओगे, हैं, लाडी और गाड़ी छांट कर लाओगे, या फिर क्या करोगे? लाडा छांट कर लाओगे, है ना, अपनी पसंद का छोरा मिल जाएगा। समझ रहे हो? घर वालों से कह सकते हो कि नहीं मैं तो उससे शादी करूंगी, अपने प्रेमी से।
तो घर वाले सोचेंगे प्रोफेसर बन गई है तो चली कर ही देते हैं भाई छोरी की शादी, खा पी मौज कर। अगर वो कुछ भी ना कमाएगा तो ये तो कमा ही रही है, कम से कम पेट तो भर ही जाएगा। सही है, उद्देश्य तो है ना भाई, मेरा भी उद्देश्य है, आपका भी उद्देश्य है, सबका उद्देश्य है। तो शिक्षण क्या है, हमेशा उद्देश्य के साथ होती है, ध्यान रहे। अतः उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करने करके शिक्षण की ऐसी क्रिया की व्यवस्था की जाती है जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में अपेक्षित का मतलब होता है कि जो अपेक्षित व्यवहार का मतलब है जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, यानी आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं। आपकी अपेक्षा है कि आप जेआरएफ पास करो, ये आपकी अपेक्षा है, और अगर आप पढ़ोगे तो आपकी अपेक्षा पूरी भी हो जाएगी। शैक्षणिक सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इस क्लास में कितने लोग मैरिड हैं और कितने लोग अनमैरिड हैं, बताइए कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूं। पता तो लगे कि कितने नायक नायिका ढूंढ रहे हैं, यानी कितनों का उद्देश्य है छांट कर लाने का, या कितने का उद्देश्य क्या है अपने बच्चों को बड़ा करने का। कितने सारे बाल बच्चों वाले भी अनमैरिड बनने वाले आज कमेंट में, देख लो, देखो देखो देखो, जिनके बच्चे हैं ना बड़े बड़े वो भी अनमैरिड बन रहे हैं आज। आज लगा दो फाइल, कहीं न कहीं तो लगी जाएगी, लगा दो फाइल, लगा दो। बाल बड़े बड़े बच्चे हैं जिनके, वो भी आज अनमैरिड बन रही हैं या अनमैरिड बन रहे हैं। है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड थे पहले पर अभी नहीं है, ये भी स्थिति है। उनका भी एक अपना उद्देश्य है जीवन में कि यार मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा तो ये करूंगा, दोबारा विवाह करूंगी या दोबारा विवाह करूंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मतलब भाव बहुत है, उद्देश्य सबके हैं, उद्देश्य सब है। अरे यार ईवा बहुत तड़ी रो रही है, लिया लिया माता, लिया तो लिया लिया। अरे वो मेरे पास आने के लिए रो रही है, देख गई थी ना अभी। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू। अरे बिल्कुल पूनम जी, क्या करें क्या करें, आ गई क्या? अरे आजा मेरी फूल जड़ी, फूल जड़ी रह गया। कोई बात ना, गेट लगा दो। अब चुप हो गई, आ गई आ गई आ गई आ गई। बहुत बदमाश हो रही है यार ये, बहुत ज्यादा। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरी छाबली। चलिए बहालो कर दो सबसे। अच्छा अब सुनो, अगली बात का ध्यान रखो। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जाता है। प्रतिपादन का मतलब होता है किसी चीज की को व्यवस्था में लाना, किसी चीज को व्यवस्था में लाना। अधिगम सिद्धांतों, अधिगम के कुछ नियम है। जैसे आप इस समय पढ़ रहे हो, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम के नियम क्या है कि भाई आपको इतने समय में पढ़ाई करनी है। जैसे अधिगम के कुछ नियम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। शिक्षण प्रतिपादन का अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों और शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो अंग्रेजी के शब्दों को यहां से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी नोट्स हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में है। लेकिन मैं हमेशा हिंदी को लेकर ज्यादा सजग रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के पास तो बहुत ज्यादा मटेरियल है पहले से ही, बहुत सारे टीचर्स हैं। हिंदी मीडियम को हमेशा नकार दिया गया है, इसलिए मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को लेकर थोड़ा सा बायस हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बायस हूँ, और मैं हिंदी मीडियम को ध्यान में रखकर ही पढ़ाता हूँ। बट कोई विद्यार्थी ऐसा जो इंग्लिश मीडियम का है वो
इन सारे शब्दों को देख सकता है। आइए, एक ना महत्वपूर्ण क्या है, गेज है। गेज को और ध्यान से देखो, गेज क्या है। गेज भी एक बहुत बड़ा विद्वान है और गेज क्या कहता है इस चीज को समझते हैं। गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा। ये देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं, कथन और कारण आ सकते हैं, कथन आ सकते हैं, सही गलत आ सकता है। गेज ने कहा कि शिक्षण मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा जाता है। गेज के अनुसार क्या क्या चीजें हैं, आइए। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्ति। भाई, शिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन आता है, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, आपने पीएचडी कर ली, आप प्रोफेसर बन गए, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ना। जो पहले आप लड़ते भिड़ते रहते थे, ज्ञानी होने के बाद शांत हो गए। हर चीज घूमे बेटा, शर्मा को मेरे शेर, तो शर्मा को हर चीज घूमे मेरे बच्चा, शर्मा गया है। ओके, शक्तियों के रूप में अधिगम की परिस्थितियां और ज्ञानात्मक शक्ति, ये चीजें क्या होती है, मनोवैज्ञानिक, यानी कि मानसिक रूप से ये चीजें बढ़ती हैं, यानी मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र है ये। चलिए एक बार पढ़ लो, और कोई भी पंक्ति का कोई भी शब्द अगर समझ नहीं लगा तो मुझसे बोलो कि सर ये शब्द समझ नहीं लगा, बोलो। कॉमर्स का यार, हिंदी मीडियम का ही तो शिक्षक मैं तलाश रहा हूं, तलाश पूरी नहीं हुई है अभी तक। बिल्कुल कर सकते हो, गारंटी है मेरी सोहन। सर क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कीजिए, मेरी बेटी को फीवर है। कुलसुम, आप ऐसा करो, अपनी बेटी का ख्याल रखो, क्लास को तो आप बाद में भी कर लेना, क्लास को तो बाद में भी कर लेना। ये देखिए, बेटियां इतनी प्यारी होती हैं, हमारी भी बेटी देख लो, ये देखिए, बंदरिया है इसका नाम, बंदरिया, नया नाम बंदरिया है इसका। ए बंदरिया, हे बंदरिया, हे बंदरिया, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है। व्यवहार में परिवर्तन, अच्छा, शक्तियों के रूप में अधिगम की परिस्थितियां। देखो क्या होता है, शक्तियों के रूप में अधिगम की परिस्थितियां का मतलब, शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियां। अधिगम परिस्थिति का मतलब है आप अधिगम को किस परिस्थिति में सीख रहे हो, किस परिस्थिति में अधिगम को जान रहे हो। शक्तियों के रूप में आपको एम्पावरमेंट आ जाता है। अगर आप अधिगम, जैसे महिलाएं पढ़ लिख गई तो उनको क्या हो गया, महिलाएं पढ़ तो महिलाएं पढ़ लिख गई तो उनको अपनी शक्तियों का आभास हो गया, पहले नहीं था। जैसे गांव का गरीब है, किसान है, पढ़ लिखने के बाद में उसमें जागृति आ गई, चेतना आ गई। ये केवल किससे होता है, अधिगम प्राप्त करने से ही ये जागृति चेतना आती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आपके अंदर गुलामी की मानसिकता हो जाएगी, आप जागृत नहीं हो सकते। इसलिए पढ़ाई लिखाई से आपको क्या होता है, अधिगम में शक्तियां मिलती है। अरे आपकी बेटी देख रही है क्लास को, बहुत बढ़िया। आइए अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कार्य को सीखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन फिर भी प्रयास करो कि समझ सको। अरे ये लिखना चाहती है, इसमें देख मर रही है बिल्कुल लिखने के लिए। चलो आ जाओ, ये लिखने के चक्कर में देखो, यहाँ लिखता कर दिया फिर कुल लिखा ही देगा, ऐसे लिख, ये देखो यार, लिखने के चक्कर में रहती है इतनी। अभी से पढ़ेगी या पढ़ाएगी पता नहीं इसका। अब देखो शिक्षण के कार्य, फंक्शन ऑफ टीचिंग क्या है। फंक्शन ऑफ टीचिंग का एक बार हेडिंग लगा लो आप। फंक्शन ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र और परतंत्र। यहां पर स्वतंत्र क्या है, एक बेटा रुक जा। स्वतंत्र है शिक्षक, है भगवान। स्वतंत्र कौन है, टीचर। परतंत्र कौन है, छात्र।
यानी शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र और परतंत्र चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन चरों द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया जाता है। अब कौन कौन से कार्य हैं आइए देख लेते हैं। बस बिगाड़ दो, तू मेरा सारा सेटअप बिगाड़ दीजिए, मेरे सारे सेटअप को बिगाड़ दे, मुझे मत पढ़ाने दे, मेरी चील काटी। अब मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा उठा के। रुक जा बेटा। अब देखो, अब यहां पे सबसे पहले एक है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य को पढ़िए आप। इसको अब भाई मैं नीचे उतार रहा हूं, बेट चल नीचे उतर जाओ। अब है ना, नीचे उतर जा, है ना। अब मैं बाहर, अगर इतनी बदमाशी करोगे तो फिर मैं बाहर छोड़ दूंगा आपको। देख सारे दीदी भैया पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा कि आप बच्चे को अब नीचे उतारिए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। ले जा इसको, ले ना रो, पकड़ इसको, इसको बुला, प्यार से बुला तब आएगी। आजा बेटा, आजा मेरी लाडो, आजा मेरी लाडो, तोड़ दे कुछ पकड़ पकड़ बाप रे, इसके तो तगड़े ही काम है यार। चलिए भाई साहब, ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं सर? कल सेकंड पेपर की मेरी क्लास होगी 4 के बाद, फर्स्ट पेपर की क्लास होगी 9 से 4 PM के बीच में रखिए प्लीज सर। फरहान खान, देखते हैं समय में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब ऐसा आते निदान में कार्य को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि निदानात्मक कार्य क्या है। इस कार्य के अंतर्गत विद्यार्थियों की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन का मतलब होता है सभी चीजों को देखभाल करना, सभी चीजों को परखना। अवलोकन का मतलब होता है परखना, जैसे कि मैं आप लोगों को परख लूं कि आप लोगों का मैं क्या कर लूं, अवलोकन कर लूं। तो इस कार्य के अंतर्गत विद्यार्थियों की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में नए सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है। पूरी पंक्ति को पढ़ो एक बार। देखो, निदान का मतलब ही होता है किसी चीज का समाधान करना। क्या होता है? किसी चीज का समाधान करना ही निदान है। दे तो नहीं लिया आंख में यार, आंख में ना दे ले, देखना इसको ना, नहीं चला। तो ये वो चीज पकड़ती है जिसको नहीं देना चाहते हैं, वो चीज लेती है। इसको जो नहीं देना चाहते हैं वो चीज पकड़ती है हमेशा। तब इतनी बदमाश हो गई है ईवा कि पूछो मत। अब वो अपनी मर्जी का करने लगी है, जो चीज उसको चाहिए वो ही चाहिए, दूसरी चीज नहीं लेती। चलिए, निदानात्मक में क्या होता है कि इस निदान का मतलब होता है, देखो इस शब्द निदान करना, एक होता है निदान। निदान का मतलब होता है हल करना, हल, समाधान, समस्या का समाधान। इसका मतलब ये होता है, समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। इसे कहते हैं निदानात्मक कार्य। एक बार आप पढ़ लो, देखिए निदानात्मक कार्य को पढ़ो। मैं लैपटॉप को चार्ज लगा लूं जब तक, पढ़िए आप, देखिए निदानात्मक कार्य को पढ़िए, इसका मतलब क्या होता है। निदानाते में क्या, ओके। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले उन चीजों का पता लगाया जाता है जिन चीजों से स्टूडेंट को सीखने में समस्या आ रही हो। यानी इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को न सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर किया जाता है। इसके लिए शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर लेता है, निर्णय लेता है। यानी एक प्रकार से क्या है,
ये जो निदानात्मक जो कार्य है, निदानात्मक कार्य का काम होता है कि हम इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि किसी स्टूडेंट में सीखने की जो समस्या है वो कहां से है, यानी कि कोई किस तरीके से वो नहीं सीख पा रहा चीजों को, ठीक है, कौन सी जगह से वो सीख नहीं पा रहा है, तो इसे कहते हैं निदानात्मक कार्य। अच्छा, अब निदानात्मक कार्य को कई भागों में बांटा गया है। पहला है विद्यार्थियों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना। पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना यानी पहले के व्यवहार के बारे में पता लगाना, विद्यार्थियों का कार्य का विश्लेषण करना, अधिगम के संदर्भ में पाठ्यक्रम की विशिष्ट विषय वस्तु का विश्लेषण करना। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु मतलब जो चीज पढ़ाई जा रही है उसके बारे में विश्लेषण करना, विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नता संबंधी सूचनाओं का संकलन, नहीं हर जो स्टूडेंट होता है वो अलग अलग विशेषताओं के साथ होता है। जैसे किसी को कोई की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, या कोई को बार बार सिखाना पड़ता है तब सीखता है, यानी हर एक व्यक्ति की अपनी एक समस्या होती है, इसलिए क्लास में हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। शिक्षण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करना, ये सारी चीजें निदानात्मक में आती है। जैसे यहाँ पर कोई बच्चा है जो ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहा है, कोई बच्चा है यहाँ पर जो मैथ में कमजोर है, कोई बच्चा टीचिंग में कमजोर है, यहाँ पर हम समस्याओं का समाधान निकालेंगे और उनका निदान करेंगे। जब आप कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाओगे, जब आप कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाओगे तो वहां पर आप समस्या का समाधान ढूंढोगे। सबसे पहले समस्या का भाई क्या समस्या है, इस चीज को ढूंढोगे आप, समस्या का समाधान ढूंढने का आप यहां पर क्या करोगे, प्रयास करोगे, ध्यान रहे। अब है इसके बाद में उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य क्या है, देखो एक तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है यहां पर देखो निदानात्मक कार्य। निदान का मतलब भी एक प्रकार से क्या है, समाधान करना। अब है उपचार करना। अब एक प्रकार से बात वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, आइए समझते हैं। इसके अंदर विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है, हल किया जाता है, एक प्रकार से हल किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देता है। क्या देता है, शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना। जो शिक्षण कौशल है, आप कितना बेहतर किसी को पढ़ा सकते हो, ये भी तो कौशल ही है ना। जैसे मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मान लो आपकी नजर में, तो ये मेरा अपना कौशल है। जैसे कोई व्यक्ति जो गीत गाता हुआ पढ़ाता है, गीत गाता चल ओ साथी गीत गाता चल, ये उसका कौशल है। कोई व्यक्ति कॉमेडी करते हुए पढ़ाता है, ये उसका कौशल है। हर आदमी का अपना ही कौशल है चीजों को पढ़ाने का। तो शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना और पृष्ठ पोषण प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना, ये दो चीजों का ध्यान में रखा जाता है उपचारात्मक कार्य। अब आप एक बार पढ़ लीजिए आप इसको। चलिए, लास्ट क्लास बेटा ऐप पर ही मिलेंगी, सारी क्लासेज ऐप पर ही देखने को मिलती हैं। चलिए, अब है साथियों मूल्यांकन कार्य। अब मूल्यांकन कैसे करेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन कार्य क्या है, अब देखो इधर देखो, पृष्ठ पोषण प्रतिनिधि की समुचित व्यवस्था करना। एक शब्द है यहां पर, पृष्ठ पोषण प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था। पृष्ठ पोषण का मतलब होता है जो आरंभिक, जो आधारभूत की चीजें होती है,
जैसे एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए जो आरंभिक जो चीजें होती है, जैसे किताब हो गई, कॉपी होगी, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इनको पृष्ठ पोषण कहते हैं। मतलब शुरुआत में एक पढ़ने के लिए, अधिगम के लिए एक पोषण देना, इसको कहते हैं पृष्ठ पोषण। यानी इनकी व्यवस्था करना, ये भी तो जरूरी है ना भाई, इनकी व्यवस्था नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे, इसलिए। अब आइए साथियों, मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षक कार्य अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होता। यानी अगर मूल्यांकन का अभाव है तो वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा मूल्यांकन का पता लगाना जरूरी है। जैसे आंसर की आई है, अब आंसर की आने से आप लोगों की आंख खुल गई है कि बेटा कितना बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने पढ़ाई नहीं करते हुए। आंसर की से आंख खुल गई है ना आप लोगों की, एकदम खुल गई, आप ऐसे आंख खुल गई आप लोगों की, आंख खुल गई आप लोगों की अब। इसलिए मूल्यांकन जरूरी है। सर कंटेंट में जो नोट्स है वो ओपन क्यों नहीं होते हैं? चंद्रा चंदन कुमारी। चंदन कुमारी बेटा आप कौन से बैच में हैं, आप मुझे ये समझाओ। अभी आपको ओपन करके बता देते हैं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि कहीं ओपन ना हो। चंदन चंदा कुमारी किस वाले बैच में बेटा, आप बताओ। हिस्ट्री से हैं सर, देख लेते हैं। हिस्ट्री का बैच खुल रहा है बेटा, सारे में नोट्स, सब चीजों के नोट्स खुल रहे हैं। हर जगह जहां पर नोट डले हुए हैं सब जगह खुल रहे हैं, क्योंकि डेटा कभी कभी क्या फाइल बड़ी होती है, डाउनलोड होने में समय लगता है। अब आप सभी जगह से प्रिंट भी ले सकते हो, क्योंकि सर कॉम्बो बैच में न्यू नोट्स कब से अपडेट होंगे? अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने नोट्स कहीं भी नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं आपको ये जो नोट्स दे रहा हूं ना, वो इस तरीके से दे रहा हूं तो इसके एक बार रीटाइप हो रहा है तुम्हारा मटेरियल, तो मैंने कहीं भी नहीं डाले पेपर 1 के, तो पेपर 2 के डाल दिए, पेपर 1 के नहीं डाले। बहुत जल्द आपको आजकल में देखने को मिलेंगे नए नोट्स। हाँ, पीडीएफ निकल जाएगी। सर पॉलिटिकल साइंस के नोट शेयर नहीं हो रहे हैं पीडीएफ निकलवाने के लिए। पॉलिटिकल साइंस के सारे बच्चों के लिए मैंने एक यूनिट के एक साथ ही नोट डाल दिया, आपने देखा, एक यूनिट के एक साथ नोट्स, ताकि आपको भटकाव खत्म हो जाए। मैंने क्या किया कि सारे एक साथ बंच करके एक साथ एक यूनिट के डाल दिए, अब दूसरी यूनिट के एक साथ डालूंगा, तीसरी यूनिट के भी एक साथ डालूंगा, इस तरीके से सब में ऐसे ही करने वाले हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन जरूरी है। अगर आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो जो आप जो पीछे रह जाओगे अपने आप में, इसलिए आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता हमको है। अब है साथियों अध्येता की विशेषता। अध्येता, अध्येता की विशेषता। अब अध्येता कौन है यहां पर? अध्येता मैं हूं या आप हो, बताओ। अध्येता आप हो या मैं हूं, बोलो। अध्येता आप हो या मैं हूं। सर ये यूनिट कब तक खत्म हो जाएगी? अगले 5 से 7 दिन में खत्म हो जाएगी। यानी आप लोग अध्येता हो। मैं कौन हूं? शिक्षक हूं। आप हो अधिगम करता। इसको कई सारे रूपों में लिखा गया है। अध्येता, अध्येता, अधिगम करता, छात्र, सीखने वाला। यानी अध्येता, अधिगम करता, छात्र, ये एक ही चीज है सारी। यानी आप लोग इस समय कौन हो? अध्येता हो। अब देखिए एक ही चीज, आपकी क्या विशेषता है? अध्येता का सामान्य अर्थ है अध्ययन करने वाला, विद्यार्थी को ही अध्येता कहते हैं।
ओके, शिक्षण के केंद्र बिंदु में अद्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ध्यान रहे, अद्यता शिक्षा ग्रहण करने के शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये कथन निष्कर्ष भी आ सकता है, सही गलत भी आ सकता है। शुरुआत में क्या होता है, अपरिपक्व होता है, लेकिन जैसे जैसे वह सामाजिक सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक सद्गुणों को आत्मसात करता है, तो वह क्या होता है, परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। क्या आ जाता है, परिपक्वता की श्रेणी में आता है। परिपक्वता की क्या आता है, वो श्रेणी में आ जाता है। क्या आता है, वो परिपक्वता की श्रेणी में आता है। शुरुआत में क्या होते हैं, आप अबोध बालक होते हैं, कुछ भी लिखना नहीं होता है, सारी चीजों को नहीं जानते हैं, हर चीज को पूछते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आप परिपक्व हो जाते हो। तो क्या हो जाता है, इसको आप परिपक्व अवस्था में। लेकिन जैसे ही यह सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक सद्गुणों को आत्मसात करता है, तो वह परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। क्या आ जाता है, वह परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते हैं हम लोग, तो ये है साथियों आप लोगों की विशेषताएं अधिगमकर्ता की। कोई ऐसा बिंदु है जो आपको नहीं आता हो, बोलो। कोई भी ऐसा बिंदु है जो आपको नहीं आता हो, मुझसे बताओ, मैं आपको उसका अर्थ बता देता हूं। कोई भी ऐसा शब्द जो आपसे नहीं आता हो। परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब होता है मेच्योरिटी। आप कितने मेच्योर हो, उसे कहते हैं परिपक्वता। मेच्योर का मतलब समझते हो ना आप, बस शुरुआत में आप अनमेच्योर रहते हो, बाद में धीरे धीरे मेच्योर हो जाते हो। और बोलो। पॉइंट 3, शिक्षण के केंद्र बिंदु में अद्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। बिल्कुल, केंद्र बिंदु में किस तरीके से, आ जाओ। पहले के जमाने का जो अध्ययन केंद्र था इस तरीके का था, गुरु केंद्र में रहता था और चेले उसके आसपास रहते थे। आजकल का अध्ययन केंद्र इस प्रकार का है, जिसमें जो छात्र होता है वो केंद्र में होता है, जबकि गुरु बाहर होता है और पाठ्यक्रम बाहर होता है। इस तरीके से। सो गई, जोर आगे सो जाती है तुरंत। हाँ, फिर सर रात जगाएगी तो का। इसे कहते हैं साथियों छात्र केंद्र में, क्योंकि देखो ये पाठ्यक्रम भी छात्र के लिए बनाया गया है और एक गुरुजी भी छात्र के लिए। यानी कि मैं, ये यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, वो आप लोगों के लिए बनाया गया है और मैं भी क्यों, आप लोगों के लिए हूं। यानी केंद्र में आप हो। अगर छात्र नहीं रहेंगे तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर छात्र ही नहीं रहेगा तो पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सर्वोपरि हो, आप आज के एजुकेशन के हिसाब से, आप लोग क्या हो, सर्वोपरि हो आज के एजुकेशन के हिसाब से। और बताओ। आज की बेटा क्लास नंबर हमारी, ये जो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 क्लासेज करवा चुके हैं। वैसे मैं अक्सर हमेशा 12-13 क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करवा देता हूं, पर यहां पर मैं हर एक टॉपिक को ज्यादा समय दे रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा समय 7-8 क्लासों में हम लोग कंप्लीट करवा देंगे पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड को। अनुराधा कह रहे हैं कि जब तक रिप्लाई नहीं देंगे मैसेज करती रहूंगी।
पर वो रिप्लाई मैसेज है क्या, किसका रिप्लाई करवाना है? सब लोग देखो अनुराधा की तरफ। अनुराधा बताओ भाई आप क्या पूछना चाहती है, दोबारा कमेंट लिखो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा भाई। इकोनॉमिक्स का क्लास दीजिएगा ना? नहीं, नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। हम इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं पढ़ाते, हम केवल पेपर 1 पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते, एजुकेशन पढ़ाते, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते, सोशोलॉजी पढ़ाते, होम साइंस पढ़ाते, और कोई क्लास नहीं दीजिएगा। आपको पता है हम यही टॉपिक पढ़ाते हैं, यही यूनिट। आंसर की के लिए मैं एक वीडियो बना दिया है मैंने, आंसर की मैं बना दूंगा। सर ज्यादा क्लास हो जाए कोई दिक्कत नहीं, भले ही अप्रैल में सिलेबस खत्म हो। नहीं नहीं नहीं, अपना सिलेबस तो खींच कर मार्च में खत्म हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मार्च के लास्ट तक हो जाएगा, 100% मार्च के लास्ट तक हो जाएगा। बट मैं इस चीज का ख्याल रखता हूं कि कोई टॉपिक हमसे छूटे ना, मार्च के लास्ट तक हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सर पीडीएफ नहीं प्रिंट हो रहा है, नहीं नहीं, मैं कल रात को मैंने सारे प्रिंट का वो दे दिया था आपको, कल रात को मैंने बैठकर सारे कोर्स में प्रिंट वाला ऑप्शन दे दिया है, अब हो जाएगा। प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा, आप चिंता ना करें। सर चारित्रिक के बाद में क्या लिखा है योगेश? यह सदगुणों को, चारित्रिक सदगुण है बेटा, ये सदगुण, स द गुणों, सदगुणों को आत्मसात करता है। चारित्रिक सदगुणों को वो आत्मसात करता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। तो ये है साथियों आज की क्लास का लेखा जोखा, और कल पढ़ेंगे हम, और अब से हम क्लास 12 बजे रखेंगे। 2-4 दिन मैनेज कर लेना 12 बजे का, क्योंकि मॉर्निंग में ना पता नहीं गले में मुझे प्रॉब्लम रहती है, जब मैं गरम गरम पानी वानी पीता हूं तब ठीक होता हूँ, जुकाम लग गया ना मुझे इसलिए, तो इसलिए ना हम क्लास को ना 12 बजे करेंगे, ठीक है? 10 बजे वेट मत करना, 12 बजे करेंगे क्लास को। हाँ 2-4 दिन देख लेंगे, 12 बजे कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मॉर्निंग में क्या है कि गले में थोड़ा खराश रहता है। ओके निखा, थैंक यू भाई, मनीष, जूली, थैंक यू गाइज, और फिर मिलेंगे। नोट्स वगैरह मैं आपको देने वाला हूं, बस टाइप हो रहे हैं उस तरीके से लंबे फॉर्मेट में। चले गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना। और मैं हाँ आंसर की पर एक वीडियो बना रहा हूं बहुत जल्द।